welcome back to the channel. Today in this video we are going to start a new subject, that is biochemistry. And in this video I'll be discussing the journal biochemistry topics, and I have made this video after a very long time. Before that I was a little busy, and today why I'm doing this chapter, that is journal biochemistry, because journal biochemistry comes first of all. So you should know about journal things and then go on a particular topic. So that's why we are doing journal biochemistry. And in this video I'll be discussing this chapter, and here are 40 MCQs, and we'll be dealing with the explanations also. So let's start. The first question is that is related to detoxification. Do you know what is detoxification, and what are the different things that are involved in it? What is detoxification of drugs, and is controlled by which one? Answer to this question is option number B, that is cytochrome P450, and there is no explanation. But I want to tell that one thing, that detoxification of drugs, like because of a lot of drug accumulation, some toxic effects are also there. So for removing those toxic effects, detoxification is necessary. Another important point is that all the enzymes which are related to detoxification are present in the liver. लिवर में बहुत सारे enzymes होते हैं जो detoxification करवाते हैं. तो ये जो हमारे पास साइटोक्रोम P450 है, ये भी हमारे लीवर में मिलता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है साइटोक्रोम P450 स्टैंड्स फॉर. P स्टैंड्स फॉर, इसमें आपको बताना है P का क्या मतलब है. P पिगमेंट होता है. साइटोक्रोम के बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं. जो 450 वाला पिगमेंट होता है वो डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करता है और वो लिवर में पाया जाता है. ठीक है. कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका आपको प्रॉपर नहीं पता होता, बट आपको वो चीजें याद करनी चाहिए. तो आई थिंक ये क्वेश्चंस याद करने वाले हैं, आपको पता होना चाहिए बस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ प्रोटेक्टिव सिंथेसिस अकर्स बाय. ये क्वेश्चन नंबर 3 है, और इसमें हमें एक चीज पता चलती है कि डिटॉक्सिफिकेशन को प्रोटेक्टिव सिंथेसिस भी बोलते हैं. और ये किस तरीके से होती है? तो उसका आंसर है एनी ऑफ द अबव. ऑक्सीडेशन भी हो सकती है, रिडक्शन भी हो सकती है, कॉन्जुगेशन भी हो सकती है. कोई भी प्रोसेस हो सकती है. इट इज नॉट नेसेसरी कि कोई पर्टिकुलर हो. ठीक है. इसका भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है पीछे, बस आपको चीजें पता होनी चाहिए कि हाँ डिटॉक्सिफिकेशन को प्रोटेक्टिव सिंथेसिस बोलते हैं, और इसमें ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कॉन्जुगेशन कुछ भी हो सकता है. क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन इज ट्रू. बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन पहले पता होना चाहिए. सेल मेम्ब्रेन को बोलते हैं जिसमें लिपिड्स और प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर होता है. तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है. पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट है आंसर, लिपिड मोइटीज एम्फीफेटिक. बाकी ऑप्शंस करेक्ट नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है कि रिजिड असेंबली ऑफ प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट. रिजिड नहीं होता, आप सबको पता है कि मूवेबल चीजें होती हैं. तो दैट्स व्हाई इट्स इनकरेक्ट. ऑप्शन नंबर सी है सिमेट्रिकल बाई लीफलेट स्ट्रक्चर्स. सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स नहीं होते. दूसरी चीज क्या होता है, लिपिड प्रोटीन मोइटी आर हेल्ड बाय कोवेलेंट इंटरेक्शंस. ऐसा नहीं होता. दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट. एंड अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लेनेशन यहाँ पे एम्फीपैथिक के बारे में बताया हुआ है कि क्या होता है. एम्फीपैथिक लिक्विड्स वो होते हैं जिनमें हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स दोनों होते हैं, और इसके अंदर हमारे फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल्स ये सारे आते हैं, और ये सारे हमारे एनिमल मेम्ब्रेन जैसे कि सेल मेम्ब्रेन में मिलते हैं. तो ऐसे लिक्विड्स जिनमें दोनों चीजें हो उनको हम एम्फीपैथिक बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 5, द मेजर ड्राइविंग फोर्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर. अब जो लिपिड बाइलेयर होती है, क्या मेजर ड्राइविंग फोर्स होती है जिससे कि वो बनती है? तो मेजर ड्राइविंग फोर्स होती है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस. ताकि हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस हों, दैट्स व्हाई दैट लेड टू फॉर्मेशन ऑफ लिपिड बाइलेयर. इसलिए इसका आंसर है बी. फिफ्थ का आंसर है बी. एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें तो फिफ्थ की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, नॉर्मल ब्लड पीएच. नॉर्मल ब्लड पीएच याद होना चाहिए, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है इस चीज का. न्यूमेरिकल वैल्यू है. जो नॉर्मल ब्लड पीएच होती है वो 7.4 के अराउंड होती है. तो इसका आंसर आएगा सी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th, द मोस्ट इंपॉर्टेंट बफर इन आरबीसी. ये चीज आपको पता होनी चाहिए, याद होना चाहिए कि जो हमारे आरबीसी होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनमें
सोडियम बाइकार्बोनेट और कार्बोनिक एसिड एक बफर का काम करता है। बफर क्या होता है कि जो नॉर्मल आपका पीएच है उस पीएच को मेंटेन करने के लिए एक चीज चाहिए होती है, वो बफर होता है। ठीक है, अब इसके एक्सप्लेनेशन पीछे दी हुई है, उसमें क्या बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, sodium bicarbonate and carbonic acid is most predominant buffer system of extracellular fluid। सबसे पहली बात, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का बफर सिस्टम है ये। एट अ नॉर्मल ब्लड पीएच ऑफ 7.4 द रेशियो ऑफ बाइकार्बोनेट टू कार्बोनिक एसिड इज 20:1, मतलब कि बाइकार्बोनेट जो होता है उसकी कंसेंट्रेशन 20 टाइम्स होती है कार्बोनिक एसिड से, मतलब अल्कली मटेरियल 20 टाइम्स ज्यादा होता है एसिडिक मटेरियल से, इसलिए इसे अल्कली रिजर्वो बॉडी भी बोलते हैं। तो अगर बॉडी में अगर एसिड बढ़ने लगता है तो ये बैलेंस बिगड़ जाता है, दैट्स व्हाई द पीएच इज स्लाइटली tilted टू अल्कलाइन, दैट इज 7.4। ओके, तो ये चीज जर्नल इंफॉर्मेशन है कि हाँ बाइकार्बोनेट और कार्बोनिक एसिड आर द बफर एजेंट्स एंड ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू कीप द ब्लड पीएच एट 7.4 बाइकार्बोनेट और कार्बोनिक एसिड रेशियो, अभी हमने पढ़ा है, ऑप्शन नंबर ए आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड द मेन इलेक्ट्रोलाइट इज। हमेशा एक चीज आपको पता होनी चाहिए, हमने पहले भी पढ़ी हुई है कि सेल्स के अंदर पोटेशियम होता है और सेल्स के बाहर सोडियम होता है, और इन दोनों का ग्रेडियंट जो बनता है, जो डिफरेंस बनता है, उसकी वजह से नर्व ट्रांसमिशन होती है। आपको पता ही है नर्व ट्रांसमिशन में सोडियम और पोटेशियम का ग्रेडियंट पढ़ते थे। तो वही चीज यहाँ पे लगानी है कि एक्स्ट्रा सेलुलर सोडियम पड़ा होता है और इंट्रासेलुलर पोटेशियम, तो इसका आंसर है ए, दैट इज सोडियम। एक्स्ट्रा सेलुलर सोडियम पड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपनसेटरी मैकेनिज्म इन मेटाबॉलिक एसिडोसिस। पहले तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस पता होनी चाहिए। अब देखो, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 7 में, कि हमारी पीएच 7.4 होती है। अगर इससे हमारी पीएच कम होने लगे, मतलब एसिडिक अगर होने लगे, तो उस चीज को हम कहेंगे एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है तो आपको क्या लगता है इन तीन चार ऑप्शंस में से क्या होना चाहिए कि जिसकी वजह से वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंपनसेट हो जाए। तो इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है पीछे। क्वेश्चन नंबर 10, द प्राइमरी डिफेक्ट इन मेटाबॉलिक एसिडोसिस रिडक्शन बाय कार्बोनेट concentration. Acidosis is commonly seen in severe uncontrolled diabetes mellitus due to excessive production of acetoacetic acid and beta-hydroxybutyric acid. The most important cause of metabolic acidosis is due to excessive production of organic acids which combine with sodium bicarbonate। होता क्या है, क्योंकि एसिडोसिस में बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड बनते हैं तो वो हमारे बाइकार्बोनेट्स के साथ कंबाइन कर लेते हैं और हमारी पीएच को कम कर देते हैं, क्योंकि बाइकार्बोनेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है पीएच मेंटेन करने के लिए। तो इस केस में पहला ऑप्शन तो होता है कि कंपनसेटेड बाय हाइपर वेंटिलेशन ऑफ लंग्स विच इंक्रीजेस एंड एलिमिनेट CO2, बट ये शॉर्ट लिव्ड होती है। तो जो दूसरा चीज हम करते हैं वो होता है कि रीनल कंपनसेशन, H पॉजिटिव आयंस आर एक्सक्रीटेड एज अमोनिया आयंस। तो इसलिए इसका ऑप्शन बी है, क्योंकि अगर अमोनिया आयंस आएगा तो हमारा लॉन्ग टर्म में मेटाबॉलिक एसिडोसिस ठीक हो जाएगा, दैट्स व्हाई इंक्रीज्ड एनर्जी सिक्रीशन बाय किडनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। हम सबको पता है मेन फंक्शन क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया सिंथेसिस में हेल्प करता है, बट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर उसका मेन फंक्शन होता है। नो एक्सप्लेनेशन गिवन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। 12 क्वेश्चन में विच ऑर्गेनली कंटेन्स डीएनए। ये पहले बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इन सब में से माइटोकॉन्ड्रिया हमें पता होता है कि जिसका अपना डीएनए होता है, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है सेल मेम्ब्रेन में क्या क्या होता है। बेसिक चीजें हैं, लिपिड और प्रोटीन्स होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। फोर्थ इज गोल्गी बॉडीज फंक्शन है। गोल्गी बॉडीज अब क्या काम करती हैं, इसका ऑप्शन है सी। अब मैं बताती हूँ गोल्गी बॉडीज का काम क्या होता है, पैकेजिंग का काम होता है उनका। जो भी प्रोटीन बन के आता है उस प्रोटीन को वो एक मॉडिफाई कर देते हैं और फिर उसको बाहर सेल के बाहर भेज देते हैं पैक करके। तो ये जो मॉडिफिकेशन होती है इसको हम ग्लाइकोप्रोटीन्स बोलते हैं, और सॉर्टिंग ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स इज अ फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडीज। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ ऑर्गेनेलीज कंटेन डीएनए। इसने ऑर्गेनेलीज का नाम पूछा हुआ है, तो डीएनए हमारे न्यूक्लियस के न्यूक्लियोलस में न्यूक्लियस के अंदर होता है, दैट्स व्हाई द आंसर इज 15 न्यूक्लियस। नेक्स्ट इज राइबोसोम्स आर यूजुअली एसोसिएटेड विद। हमेशा पता होना चाहिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का होता है, रफ और स्मूथ। रफ क्यों होता है, क्योंकि राइबोसोम्स एसोसिएटेड होता है, ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 17 याद करने वाला क्वेश्चन है कि आपकी बैलेंस डाइट में क्या क्या होना चाहिए। आपका 20% प्रोटीन होना चाहिए, 25% फैट और 50% कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। ये चीज़ आपको प्रॉपरली याद करनी पड़ेगी। एक्सप्लेनेशन उसमें कुछ नहीं है खास। ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18, कैल्सिटोनिन इज एंटागोनिस्ट ऑफ। अब कैल्सिटोनिन किसका एंटागोनिस्ट होता है ये हम पहले बहुत 9-10 में पढ़ चुके हैं, अगर आप नहीं पढ़ा नो प्रॉब्लम। लेकिन इसका आंसर है पैराथायराइड हार्मोन। कैल्सिटोनिन क्या करता है, ब्लड कैल्शियम लेवल्स बढ़ा देता है, और पैराथायराइड हार्मोन ब्लड कैल्शियम लेवल्स को कम करता है। नाउ लेट्स सी टू इट्स एक्सप्लेनेशन कि पैराथायराइड हार्मोन कॉजेज डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स एंड इंक्रीज। कैसे, अब क्या होता है पैराथायराइड हार्मोन कैसे काम करता है, कैसे वो आपकी सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया। पैराथायराइड हार्मोन हमारे ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ाता है और कैल्सिटोनिन जो होता है ब्लड कैल्शियम लेवल कम करता है, उल्टा होता है। अब पैराथायराइड हार्मोन कैसे बढ़ाएगा, वो हमारी बोन्स की डीमिनरलाइजेशन करवा देगा। डीमिनरलाइजेशन मतलब बोन्स में जो मिनरल्स हैं वो निकलने शुरू हो जाएंगे, ब्लड में आने शुरू हो जाएंगे। प्लस क्या करेगा, रीअब्जॉर्प्शन बाय किडनीज। अब किडनीज को कहेगा कि आप कैल्शियम ज्यादा ज्यादा अब्जॉर्ब करो, तो वो सारा कैल्शियम अब्जॉर्ब करेंगी और वो अल्टीमेटली ब्लड में आएगा। तो बेसिकली ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ाता है। कैल्सिटोनिन इसी का उल्टा करता है। ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी मैसेंजर्स। आपको प्योरली याद करना है क्वेश्चन। साइक्लिक एमपी, साइक्लिक जीएमपी और फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटाइल सॉरी, ये तीनों हमारे सेकेंडरी मैसेंजर्स होते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सेकेंडरी मैसेंजर नहीं होता। इसके एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है कि ये तीनों ऑप्शन नंबर ए बी सी ये सारे सेकेंडरी मैसेंजर होते हैं, प्लस एक और होता है साथ में कैल्शियम। ये सारे सेकेंडरी मैसेंजर्स होते हैं, बस ऑप्शन नंबर डी सेकेंडरी मैसेंजर नहीं है। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग हैज कीटोजेनिक इफेक्ट। अब कीटोजेनिक इफेक्ट क्या होता है, कीटोजेनिक इफेक्ट का क्या मतलब होता है कि कौन सा हार्मोन जो है, कीटोजेनिक इफेक्ट, कीटोजेनिक मतलब कीटोन बॉडीज फॉर्मेशन करवाएगा। तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये। बाकी इसको आपको ये याद रखना है कि इसका आंसर ग्लूकेगैन है, ग्लूकेगॉन। और इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दी हुई है, बस आपको याद करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन मुझे भी समझ में नहीं आया, तो जस्ट मार्क इट अप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रिकॉर्सर ऑफ टेस्टोस्टेरोन। इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, प्रिकॉर्सर ऑफ टेस्टोस्टेरोन सॉरी। देखो, एक हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन का नाम होता है प्रेगनीनोलोन। प्रेगनीनोलोन भी बोलते हैं, प्रोजेस्टेरॉन भी बोलते हैं, दोनों हार्मोन्स होते हैं। दीज आर ड्राइव्ड from cholesterol and are considered as precursors for synthesis of testosterone, aldosterone, estradiol and cortisol। जो प्रोजेस्टेरॉन होता है, जो फीमेल प्रेगनेंसी हार्मोन जिसको हम कहते हैं, उससे टेस्टोस्टेरॉन बनता है, एल्डोस्टेरॉन, एस्ट्राडियोल और कॉर्टिसोल, ये चार हार्मोन्स बनते हैं। प्योरली आपको इस क्वेश्चन को लर्न करना है। ठीक है। तो ये हमारे 21 क्वेश्चन हो गए। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है कि रेट लिमिटिंग स्टेप इन एल्डोनिन सिंथेसिस इन कन्वर्जन ऑफ। ओके, तो इसकी थोड़ी सी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी पीछे से कि होता क्या है। देखो, क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा हुआ है जो थायरोसिन है इज अ प्रिकॉर्सर फॉर सिंथेसिस ऑफ कैटेकोलामाइंस। अब एक हार्मोन होता है थायरोसिन, वो क्या बनाता है, कैटेकोलामाइंस। कैटेकोलामाइंस में अब क्या क्या आता है आपको पता होना चाहिए। कैटेकोलामाइंस में डोपामीन, नॉरएपिनेफ्राइन, एपाइनेफ्राइन, ये सब आता है और मेलेनिन आता है। तो टायरोसिन से कैटेकोलामाइंस बनते हैं और टायरोसिन से मेलेनिन बनता है, दो हार्मोन्स बनते हैं। ठीक है। आगे क्या दिया हुआ है इसके अंदर कि जो फर्स्ट टायरोसिन इज हाइड्रोक्सिलेटेड टू डोपा और टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज विच इज अ रेट लिमिटिंग स्टेप। आप अपनी अगर बुक खोलें सत्यनारायणा बायोकेमिस्ट्री की, तो आप वहाँ पे देखेंगे कि एक पूरा साइकिल दिया हुआ है यहाँ पे कि कैसे टायरोसिन कैटेकोलामाइंस और मेलानिन बनाता है, कैसे टायरोसिन डोपा में कन्वर्ट होता है और फिर डोपा फर्दर कन्वर्ट होता है। तो उस साइकिल में हमें एक चीज देखने को मिलेगी कि जब टायरोसिन डोपा में कन्वर्ट होता है तो वो रेट लिमिटिंग स्टेप होता है। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि रेट लिमिटिंग स्टेप इन एडेलिन सिंथेसिस। एडेलिन हमारे बॉडी में एक हार्मोन होता है जिसको हम एपाइनेफ्राइन बोलते हैं। ठीक है। और नॉन एडेलिन को नॉन एपाइनेफ्राइन बोलते हैं। तो ये जो हार्मोन्स होते हैं
ये फॉर्मेशन कैसे होती है, टायरोसिन से बनते हैं, और उस फॉर्मेशन में जब टायरोसिन डोपा में कन्वर्ट होता है तो वो रेट लिमिटिंग स्टेप होता है। तो प्योरली लर्न करने वाले क्वेश्चन है, देयर इज नथिंग टू अंडरस्टैंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इमीडिएट प्रिकॉर्सर ऑफ नॉन एपाइनेफ्राइन। तो बेसिकली आपको बुक से जाके एपाइनेफ्राइन और नॉन एपाइनेफ्राइन का साइकिल पढ़ना है। एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें तो यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है कि जो डोपामीन होता है वो बनाता है नॉर एपाइनेफ्राइन, और फिर उस नॉर एपाइनेफ्राइन की जो मिथाइलेशन होती है, मिथाइल ग्रुप जब उसमें ऐड होता है तो वो अपाइनेफ्राइन देता है। ठीक है। तो ये चीज याद करने वाली है। पहले क्वेश्चन में हमने याद किया कि टायरोसिन जब डोपामाइन में कन्वर्ट होगा तो वो रेट लिमिटिंग स्टेप होगा। दूसरे क्वेश्चन में हम याद कर रहे हैं कि जब हमारा डोपामीन कन्वर्ट होगा नॉन अपाइनेफ्राइन में, फिर वो मिथलाइजेशन से अपाइनेफ्राइन में कन्वर्ट होगा, तो हमारा जो नॉन अपाइनेफ्राइन हार्मोन है वो कन्वर्ट हो जाएगा अपाइनेफ्राइन में। तो उसका जो इमीडिएट प्रिकर्सर मतलब जस्ट, तो इमीडिएट कौन सा हुआ उसका, इमीडिएट होगा डोपामीन। ठीक है। और क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि एपाइनेफ्राइन का प्रिकर्सर बताओ, तो एपाइनेफ्राइन का प्रिकर्सर होगा नॉन एपाइनेफ्राइन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं एक बार बता देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 24 कि नॉन एपाइनेफ्राइन इज कन्वर्टेड टू एपाइनेफ्राइन बाय। तो मिथलाइजेशन होती है, मिथाइलेशन होती है, और मिथाइलेशन भी एन मिथाइलेशन होती है। एन एक साइट होती है। अब एन मिथाइलेशन आपने थोड़ी बहुत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी होगी, तो उसके हिसाब से ये चीजें चल रही हैं। तो आपको ये बुक उठा के देखना पड़ेगा इफ यू वांट टू गो इनटू द डीप। वैसे अगर आपको लर्न करना है तो छोटी सी चीजें याद रखिए, टायरोसिन से डोपा, तो ये साइकिल यूज करते हैं हम एड्रीन को बनाने के लिए, अपाइनेफ्राइन बनाने के लिए। ठीक है। थोड़ा सा अलग है ये चीज कि हाँ ऊपर से टायरीन से डोपा बन रहा है, नीचे डोपामीन से चीजें चल रही हैं। तो एक चीज मैं आपको बता देती हूँ कि टायरोसिन से डोपा बनता है, डोपा से डोपामीन बनता है, और डोपामीन से नॉन एपाइनेफ्राइन बनता है, नॉन एपाइनेफ्राइन से एपाइनेफ्राइन बनता है। ये साइकिल होती है। अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 22 के जो ए सी और डी ऑप्शंस हैं वो चलते हैं, ठीक है, एक साथ। ठीक है। Now let's go to question number 25, which was the following is precursor of adeline and thyroxine synthesis. तो आपको ये बताना चाहिए थायरोक्सिन और एडलिन का अगर आपको करना है सिस्टम, तो हमने अभी पढ़ा था टायरोसिन। ऑब्वियसली जो हमारा एडलिन बन रहा था, हमने रेट लिमिटिंग स्टेप पढ़ा था उस चीज का, तो प्रिकर्सर इनका टायरोसिन होता है, थायरोक्सिन भी टायरोसिन से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाइल। अब बाइल में क्या क्या होता है, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, आप ही सारे ऑप्शंस लर्न कर लीजिए। बाइल में सारे होते हैं। बाइल में कॉलिक एसिड भी होता है, बाइल में कीनो डिऑक्सीकॉलिक एसिड भी होता है, डिऑक्सीकॉलिक एसिड भी होता है, और लिथोकॉलिक एसिड भी होता है। तो डिऑक्सी, लिथो और कॉलिक, मतलब ये सारी चीजें जो सारे ऑप्शंस है, ऑल ऑफ द वो इसका आंसर है, आपको पता होना चाहिए। बाय द वे इसकी एक्सप्लेनेशन में भी यही लिखा हुआ है, कॉलिक एसिड एंड कीनोकॉलिक एसिड आर प्राइमरी बाइल एसिड्स। ये प्राइमरी वाले होते हैं। ऑन कॉन्जुगेशन विद ग्लाइसिन और टॉरिन, conjugated bile acids are formed which are more efficient in their functions as surfactants। दो चीजें पता चली हमें कि कॉलिक और कीनोकॉलिक प्राइमरी होते हैं, और जब ये ग्लाइसिन और लाइसिन से कंबाइन करते हैं तो कॉन्जुगेशन हो जाती है। दूसरी चीज पता चली है कि ये सरफेक्टेंट्स का काम करते हैं। नेक्स्ट जो है इसमें वो ये है कि डिऑक्सीकॉलिक एसिड, सॉरी ये रहा, डिऑक्सीकॉलिक एसिड और जब लिथोकॉलिक एसिड आपस में मिल जाते हैं तो वो सेकेंडरी बाइल एसिड होता है, डिऑक्सी एंड लिथो। और ये डी कॉन्जुगेशन से बनते हैं और डिहाइड्रोक्सिलेशन से बनते हैं प्राइमरी बाइल एसिड्स के। ठीक है, ये चीज आपको बतानी चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन नंबर 27, नॉर्मल वैल्यू बतानी है आपको। इसमें नॉर्मल ब्लड बिलीरुबिन लेवल कितना होता है आपको याद करना पड़ेगा। ये 0.5 to 1 मिलीग्राम परसेंट हमारा बिलीरुबिन होता है। अभी मिलीग्राम परसेंट में है, पेपर में अगर कुछ और किसी और यूनिट में आ जाएगा तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिलीरुबिन इज अ प्रोडक्ट ऑफ, सबको पता होता है बिलीरुबिन हीमोग्लोबिन का प्रोडक्ट होता है, लेकिन मायोग्लोबिन भी साथ में होता है, तो इसका इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन बोथ। इसकी एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें
तो यहाँ पे एक साइकिल बना हुआ है छोटा सा। हीमोग्लोबिन कन्वर्ट होता है हिम में, टूट जाता है ये हिम में। फिर हिम से बनता है बिलीवर्डिन, बीवी, बिलीवर्डिन। फिर बिलीवर्डिन से बनता है बिलीरुबिन, बीआर। फिर बिलीरुबिन से बनता है बिलीरुबिन डाइग्लूकुरोनाइड। फिर बनता है यूरोबिलिनोजन। यूरोबिलिनोजन का कोई कलर नहीं होता। फिर जब यूरोबिलिनोजन टूटता है यूरोबिलिन और स्टरकोबिलिन में, तो यूरोबिलिन येलो कलर का होता है और स्टरकोबिलिन जो होता है उसका फेसेस जैसा कलर होता है, ठीक है, पॉटी जैसा कलर होता है। तो ये छोटा साइकिल आपको रटा होना चाहिए। फिर हम बात कर रहे हैं दूसरे क्वेश्चन पे, दैट इज सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स आकर ऑन। सबको पता है प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होती है। प्रोटीन सिंथेसिस होती है पॉलीराइबोसोम्स में, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन्स नहीं बनते, राइबोसोम्स में प्रोटीन बनते हैं, ठीक है। दूसरी चीज होती है विच आर द फॉलोइंग इज इंक्लूजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का इंक्लूजन आपको बताना है कि इंक्लूजन का क्या मतलब होता है कि जो उसके अंदर घुस जाता है अंदर, ठीक है, ऑलरेडी नहीं, जो बाहर से आता है। ग्लाइकोजन ही इसमें से एक ऑप्शन है जो इंक्लूजन का काम कर रहा है। नेक्स्ट इज ऑलिगोसेक्राइड्स। ऑलिगोसेक्राइड्स क्या होते हैं कि जब दो तीन हमारे प्राइमरी जुड़ जाते हैं तो ऑलिगोसेक्राइड्स बनते हैं। और इसमें से ऑप्शन जो है वो माल्टोज जो है वही एक ऑप्शन है। बाकी ग्लूकोज, फ्रक्टोज, डेक्स्ट्रीन। ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो ये सीन है, ग्लूकोज तो हमारा प्राइमरी होता है, ठीक है, फ्रक्टोज में हमारा प्राइमरी होता है। तो दैट्स वाई जो माल्टोज, गैलेक्टोज, सुक्रोज ये सारे हमारे ऑलिगोसेक्राइड्स होते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन टिश्यू कंटेन्स ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ बॉडी ग्लाइकोजन। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए इसमें दो चीजें हैं। हमारे पास दो टाइप के टिश्यू हैं, एक है मसल और एक है लिवर। दोनों में ग्लाइकोजन होती है। लेकिन अगर वैसे देखो पर यूनिट के हिसाब से कि अगर मैं 1-1 ग्राम मांस लूं, 1 ग्राम लीवर लूं, 1 ग्राम मसल लूं, तो सबसे ज्यादा लिवर में मिलेगी। लेकिन अगर मैं एज अ होल देखूं तो सबसे ज्यादा मेरे पास बॉडी में मसल होता है लिवर के मुकाबले। कि जैसे अगर मान लो मेरी बॉडी में 10 ग्राम लीवर का टिश्यू है तो 50 ग्राम मसल है, तो उस हिसाब से हमारा सबसे ज्यादा स्केलेटल मसल हो जाता है। तो अगर आपके पास उसमें क्वेश्चन में पूछते हैं पर यूनिट के हिसाब से तो लिवर है आंसर। बट अगर आपसे पूछते हैं ऑर्गन तो उसका आंसर है मसल, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मसल कंटेन्स ग्रेटेस्ट अमाउंट, दैट्स वाई इसका आंसर है 33 का क्वेश्चन का आंसर है सी। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 34, द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन प्रेजेंट इन द बॉडी। सबसे ज्यादा बॉडी में कौन सा होता है, ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा कोलेजन होता है। आपको पता होना चाहिए, सबसे बेसिक चीज होती है कि ह्यूमन बॉडी में कोलेजन सबसे ज्यादा होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक छोटा सा साइकिल बना हुआ है, क्वेश्चन नंबर 30 के लिए है कि सेल मेम्ब्रेन परमेबल होती है। लाइसोसोम्स का काम फैगोसाइटोसिस का होता है, डाइजेशन का होता है, डिटॉक्सिफिकेशन का होता है। गोल्गी बॉडीज का काम सॉर्टिंग ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स का। उसके बाद रफ एंडोप्लाज्मी का काम प्रोटीन बनाने का होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मी का काम लिपिड बनाने का होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, एनर्जी बनाने का काम होता है। और राइबोसोम्स का प्रोटीन बनाने का काम होता है। छोटा सा टेबल है, याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लाइकोजन पे बताया हुआ है इन्होंने कि ग्लाइकोजन कार्बोहाइड्रेट रिजर्व होता है एनिमल्स में और इसको हम एनिमल स्टार्च बोलते हैं। और इट इज स्टोर्ड मेनली लिवर एंड मसल्स। वही चीज जो मैंने आपको बताई थी कि इन विच केस इंक्रीज एट प्लाज्मा इनटेक द एक्सेस कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड। बस आपको ये पता होना चाहिए कि जब आपकी बॉडी में एनर्जी बहुत ज्यादा, ग्लूकोज बहुत ज्यादा होता है तो वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है और वो दो ऑर्गन्स में स्टोर होता है। मैंने आपको अभी बताया। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन 34 हम करेंगे, कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन, इट्स अ प्रोटीन इन द मैमल्स एंड अप्रोक्सीमेटली 1/3 ऑफ द टोटल बॉडी प्रोटीन कोलेजन होता है। एंड बीइंग अ मेजर कंपोनेंट स्ट्रेंथ, सपोर्ट और शेप प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ दीज ऑर्गेनेलीज फंक्शन एज डाइजेस्टिव सिस्टम। हमने अभी भी पढ़ा लाइसोसोम्स डाइजेस्टिव फंक्शन का काम करते हैं। फिर हमारे पास आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडीज एपरेटस। गोल्गी बॉडी का क्या काम होता है, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। मैंने आपको पहले भी बताया।
नेक्स्ट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ पोटेशियम। ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि पोटेशियम का बेस्ट सोर्स क्या है। पोटेशियम का जो बेस्ट सोर्स है वो है ड्राइड फ्रूट्स, जैसे कि रेजिन्स, एप्रिकॉट्स, प्रून्स, कोकोनट एक्सेट्रा। इनमें सबसे ज्यादा पोटेशियम होता है। एप्रिकॉट्स, प्रून्स, रेजिन्स एंड कोकोनट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38, दैट इज यूबिक्विटिन इज इन्वॉल्वड इन। अब आपको ये बताना चाहिए यूबिक्विटिन क्या चीज है। यूबिक्विटिन जो है, इसमें आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इंट्रासेलुलर प्रोटियोलाइसिस। अगर सेल के अंदर आपको प्रोटीन्स का लाइसिस करना है तो दैट इज यूबिक्विटिन। यूबिक्विटिन काम आता है उसमें। इसकी एक्सप्लेनेशन अभी हम पढ़ते हैं, पहले हम बाकी 3 क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, रिलेटिवली कंपोनेंट ट्रांसपोर्टिंग रेस्पिरेटरी चेन। आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का कंपोनेंट बताना है, इसका आंसर है यूबिक्विनिन। आप हमने अगर पहले पढ़ा होगा तो आपको पता होगा यूबिक्विनिन A1 2 3 ऐसे करके चलता है साइकिल। नेक्स्ट इज द अमाइनो एसिड रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ हिम। हिम बनाने के लिए आपको ग्लाइसिन की जरूरत पड़ती है, ये आपको याद करना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट स्टारवेशन कीटोसिस। स्टारवेशन कीटोएसिडोसिस का क्या मतलब होता है, जब कोई बंदा बहुत फास्ट रखता है, खाना नहीं खाता, उसकी बॉडी में कीटोन्स प्रोड्यूस होने शुरू हो जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, बंदे में मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाता है, बंदे से स्मेल आती है एसीटोन की, और उसमें रोथराज टेस्ट पॉजिटिव होता है। बस उसमें बेनेडिक्स टेस्ट पॉजिटिव नहीं होता, क्योंकि जो बेनेडिक टेस्ट होता है वो हम शुगर के लिए करते हैं कि बंदे में कितनी शुगर है, शुगर उसको है या नहीं है। लेकिन अगर स्टार्वेशन कीटोएसिडोसिस की बात है तो बाकी सारे ऑप्शंस करेक्ट है, तो ऑप्शन सी करेक्ट नहीं है। अब हम एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं एक बार। एक्सप्लेनेशन के हिसाब से यूबिक्विटिन एक स्मॉल प्रोटीन है जो सारी यूरिकैरियोट्स में होती है, और इंट्रासेलुलर प्रोटीन डिग्रेडेशन। ठीक है, ये छोटा सा आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में 4 तरह की चीजें होती हैं। एक तो निकोटिनामाइड न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, एक फ्लेवोप्रोटीन्स होते हैं, एक आयरन सल्फेट प्रोटीन्स होते हैं, एक कोएंजाइम्स होते हैं, और साइटोक्रोम्स होते हैं। साइटोक्रोम में तो साइटोक्रोम ए और A3। कोएंजाइम क्यू को हम यूबिक्विनोन कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आयरन सल्फेट प्रोटीन्स होते हैं, फ्लेवोप्रोटीन्स में FAD आता है, निकोटीन न्यूक्लियोटाइड्स में NAD और NADP। ये सब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन्स में यूज होते हैं। नेक्स्ट, ग्लाइसिन नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड होता है, एंड सक्सेनाइल कोएंजाइम में आर द स्टार्टिंग मटेरियल्स फॉर पोरफायरिन सिंथेसिस, और पोरफायरिन से हिम बनता है, आपको ये पता होना चाहिए। तो ग्लाइसिन और सक्सेनाइल कोएंजाइम है। नेक्स्ट चीजों से कीटोसिस के बारे में बताया हुआ है। कीटोसिस इज स्टेट ऑफ एलिवेटेड लेवल्स ऑफ कीटोन बॉडीज इन द बॉडी, एंड देयर आर 2 मेजर कॉजेस। Most commonly, diabetic ketoacidosis also results from increased fat metabolism due to storage of insulin. शॉर्टेज ऑफ इंसुलिन। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का क्या मतलब होता है, जब बंदा बहुत ज्यादा डायबिटिक हो जाता है तो लेटर स्टेज में उसमें कीटोन बॉडी बननी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी में इंसुलिन नहीं होता। इंसुलिन नहीं होता तो ग्लूकोज का यूज नहीं हो पाता, तो जो भी बॉडी में ग्लूकोज आती है वो निकल जाती है। लेकिन फर्दर एक्सेसिव होने पर क्या होता है, जो फैट्स होते हैं उनका मेटाबॉलिज्म होता है बॉडी में, और वो फैट्स का कीटोन बन के वो निकलता है आपकी यूरिन में। सो दैट इज द स्टेज ऑफ डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। नेक्स्ट होती है अल्कोहल कीटोएसिडोसिस, जिसमें कि अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से होता है। नेक्स्ट है माइल्ड एसिडोसिस में रिजल्ट फ्रॉम प्रोलॉन्ग फास्टिंग और व्हेन फॉलोइंग ए कीटोजेनिक डाइट और वेरी लो कैलोरिक डाइट। हल्की एसिडोसिस तब हो सकती है जब आप काफी ज्यादा फास्ट रखो और आप कम कैलोरी की डाइट खाओ। When the body is in ketosis, subjects are often smell of acetone. जब भी बंदे को एसिडोसिस हो जाता है, कीटोसिस हो जाता है, कीटोन्स आते हैं, तो उसमें से एसीटोन की ब्रेथ में स्मेल जरूर आएगी। प्लस सोडियम नाइट्रोक्साइड टेस्ट जो होता है उसको रोथरा टेस्ट बोलते हैं। आधे लोगों को तो यही नहीं पता होगा कि सोडियम नाइट्रोक्साइड रोथरा टेस्ट होता है, वो पॉजिटिव निकल के आता है। बेंडिक टेस्ट हम सिर्फ रिड्यूसिंग एक्शन और शुगर्स को आइडेंटिफाइंग करने के लिए यूज करते हैं। दैट इज नॉट रिलेटेड टू दिस कीटोसिस. So this is all a short session on the 14 number of questions on general biochemistry, and the further videos I'll be completing the other chapters. So stay tuned and keep learning. Thank you.